हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ जेईई मेन का थर्ड वीडियो है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। ऐसे तो बहुत सारे सेंटर्स है, जैसे सेंट्रॉयड हुआ, सरकम सेंटर हुआ, इन सेंटर हुआ, ऑर्थो सेंटर हुआ। तो हम लोग एक एक करके सबको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंट्रॉयड। तो ये सेंट्रॉयड है क्या? कोई भी एक ट्रायंगल अगर हम लोग ले ले, तो ये भी सी अगर एक ट्रायंगल हुआ जिसका वर्टिसेस अगर ऐसे हुआ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो इसके मीडियंस जहाँ पे मीट करते हैं उसी को तो हम लोग सेंट्रॉयड बोलते हैं। तो समझ लीजिए कि ये जी है हमारा सेंट्रॉयड। तो ये अगर AD हुआ तो AD मीडियन होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि D BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब D का कोऑर्डिनेट क्या होगा? मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होगा, मिड पॉइंट क्या होता है? x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। और हमें पता है कि सेंट्रॉयड मीडियन को 2:1 रेशियो पे डिवाइड करता है। तो इसमें अभी हम लोग रेशियो फार्मूला लगा देंगे। तो रेशियो फार्मूला अगर लगा दें तो जी का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट मिल जाएगा। क्या होगा जी का कोऑर्डिनेट? 2 इंटू x2 प्लस x3/2 प्लस 1 इंटू x1/2 प्लस 1 कॉमा 2 इंटू y2 प्लस y3/2 प्लस 1 इंटू y1/2 प्लस 1, ये होगा। तो इसका ये टू कट जाएगा, ये टू कट जाएगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट होता है। ये शायद हम सबको पता है पहले से, फिर भी मैंने एक बार कर दिया यहाँ पे। अब कोई भी एक ट्रायंगल का अगर वर्टिसेस दिया रहे, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे अगर कोई भी, जैसे 1 3 5 7 2 8 ऐसे दिया रहे, तो हम लोग सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट आराम से निकाल लेंगे। सेंट्रॉयड क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 5/3, 3 प्लस 8 प्लस 7/3, तो क्या होगा? 8/3, और ये होगा 6। ठीक, तो ऐसे आराम से निकाल लेंगे। पर अभी मैं इसका एक दो प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके एक एक करके सम भी कर लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। अच्छा, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि लिखा हुआ है सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल एंड दैट ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स इज सेम। इसका मतलब है कोई भी एक ट्रायंगल का सेंट्रॉयड जहाँ पे होगा, सपोज इस ट्रायंगल का सेंट्रॉयड यहाँ पे, तो मैं अगर इस ट्रायंगल का जो तीनों साइड से इनके अगर मिड पॉइंट को ऐड करूँ, तो ये जो नया वाला ट्रायंगल बनेगा इसका भी सेंट्रॉयड जी ही होगा। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी है। अब इसके ऊपर बेस करके मैं एक सम करूँगा अभी। तो क्वेश्चन है, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन, तो हमें सेंट्रॉयड निकालना है। ठीक है, तो इसमें वही बात है, ट्रायंगल का मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर आपको इसके ऊपर जो हमने प्रॉपर्टी सीखे अभी कि
मिड पॉइंट के जो ट्रायंगल होते हैं और मेन ट्रायंगल दोनों का सेंट्रॉइड सेम होता है। तो अगर ये प्रॉपर्टी आपको ना पता हो फिर तो आप पहले ये वर्टेक्स निकालेंगे और उसके बाद उसका सेंट्रॉइड निकालेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो ABC छोटा वाला ट्रायंगल है इसका ही सेंट्रॉइड होगा जो बड़ा वाला, अगर DEF दे देते हैं इसको, तो DEF का जो सेंट्रॉइड होगा वो ABC के सेंट्रॉइड के साथ सेम ही होगा। तो हम लोग ABC के सेंट्रॉइड निकाल लेंगे डायरेक्ट फार्मूला से। तो रिक्वायर्ड सेंट्रॉइड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज सेंट्रॉइड ऑफ ABC। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 + 4 + 4/3, 3 - 3 + 5/3, जो कि हो जाएगा 6/3, मतलब 2 और 5/3, यही आंसर होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखेंगे और फिर उसको अप्लाई करके और एक सम भी करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 6 इक्वल एरियाज। मतलब ये जो ट्रायंगल का तीनों मीडियन होते हैं, जो कॉन्करेंट है वो तो हमें पता ही है और इसको ही तो जी बोल रहे हैं। तो ये ADBE अगर ये तीनों मीडियन है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 6 ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल होगा, मतलब AGB एंड BCG और AGC, इनके एरिया भी सेम होंगे, ठीक है। तो 6 छोटा वाला ट्रायंगल और 3 बड़ा वाला ट्रायंगल, इनके एरिया सेम होंगे। ओके, तो इसके ऊपर बेस करके अभी एक सम करेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन है O 0,0 P 3,4 Q 6,0 विद द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल OPQ। मतलब एक ट्रायंगल OPQ दिया हुआ है जिसका वर्टेक्स दिया हुआ है। तो मैं ऐसे ही एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। O है 0 0, P है 3,4 और Q है हमारा 6,0। अब लिखा हुआ है द पॉइंट R इनसाइड द ट्राइंगल OPQ सच दैट द ट्राइंगल्स OPR, मतलब R अगर यहाँ पे कहीं पे है तो ट्राइंगल OPR, PQR एंड OQR आर ऑफ इक्वल एरिया। तो R का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये जो इससे पिछला टॉपिक था प्रॉपर्टी का, हाँ, तो इसमें बताया ना कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये भी इक्वल होता है AGB और AGC इक्वल टू BGC। तो ये उसके ऊपर ही सम है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा ये तीनों ट्रायंगल का एरिया सेम है। इसका मतलब R है हमारा सेंट्रॉइड ऑफ OPQ, सेंट्रॉइड ऑफ OPQ। तो इसका अभी तो आराम से कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और ट्रायंगल OPQ, तो R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 + 6 + 3/3, 0 + 4 + 0/3, मतलब 3,4/3। तो ये दो ही मेन प्रॉपर्टी है, इसमें से सम आया है क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम लोग हमारा जो नेक्स्ट सेंटर होगा जो कि है सर्कम सेंटर, उसे पढ़ेंगे। तो सर्कम सेंटर अभी हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, सर्कम सेंटर किसे बोलते हैं हम लोग, तो अगर कोई एक ट्राइंगल है ABC, तो यहाँ पे अगर सपोज P है उसका सर्कम सेंटर, तो P से हम लोग एक
सर्कल अगर ड्रॉ करें जो इन तीनों वर्टेक्स से जाते हैं, इसको ही फिर पी को बोलते हैं हम सरकम सेंटर। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो अभी सरकम सेंटर निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स दिया रहेगा। अच्छा, इसमें एक साम करके ही सीखते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये मेरा एक मेथड है। एक तो जनरली लोकस से करते हैं, पर मैं ऐसे नहीं करूँगा, ठीक है, मेरा एक अलग मेथड है, इससे थोड़ा आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अभी एक साम करके इसको सीखेंगे। ओके, तो अभी प्रॉब्लम आ गया है हमारा, इसको सॉल्व करेंगे। अभी क्या है क्वेश्चन के तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है एक ट्रायंगल का, जिसका अभी हमें सरकम सेंटर निकालना है। ठीक है, तो इस सम को कर लेते हैं अभी। तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ऐसे कोई भी एक ट्रायंगल है जिसमें ए दिया हुआ है 5, -1, बी दिया हुआ है -1, 5 एंड सी दिया हुआ है 6, 6। ओके, तो समझ लेते हैं वैसा ही कि पी है हमारा सरकम सेंटर, ठीक, और पी का कोऑर्डिनेट होगा h, k, ऐसे हमने एज्यूम कर लिया है। तो h और k का अगर वैल्यू मिल जाए तो मिल जाएगा सरकम सेंटर। अब देखिए, अच्छा पहले सर्कल को बना लेते हैं, ठीक। तो अब अगर कुछ ना देखें, बस ऐसा एक सर्कल है जिसका सेंटर है पी, क्योंकि पी तो उस सर्कल का सेंटर ही है, और बस बीसी की तरफ हम लोग देख रहे हैं, बीसी, ठीक। तो ये बीसी क्या होगा, एक ये सर्कल का कॉर्ड होगा, और मैं अगर यहाँ पे पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो एक थ्योरम है, पता है कि ये जो परपेंडिकुलर होगा वो बीसी को बाइसेक्ट करेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि BC का जो मिड पॉइंट D है, इसका कोऑर्डिनेट तो मिल जाएगा 6 - 1 मतलब 5/2 और कॉमा 11/2। तो ये जो PD आएगा, PD क्या होगा, PD BC के साथ परपेंडिकुलर होगा, ठीक। उस हिसाब से AB का भी एक मिड पॉइंट अगर हम लोग E निकाल लें तो PE भी AB का, मतलब P विल बी परपेंडिकुलर टू AB। तो इस दो प्रॉपर्टी से हम लोग H और K का दो इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और मिल जाएगा H, K। तो ये वो सेकंड डिग्री लोकस के इक्वेशन से थोड़ा छोटा होता है और अच्छा भी है मेथड। तो कर लेते हैं अभी, और ये सर्कल को मिटा देते हैं। अच्छा, तो PD, अच्छा E का कोऑर्डिनेट पहले निकाल लेते हैं। E क्या होगा, E होगा 2, 5 - 1/2 मतलब 2, और फिर से 5 - 1/2 मतलब 2, ठीक है। बस मिड पॉइंट फार्मूला लगाया दोनों पॉइंट के लिए, ओके। तो अब स्लोप ऑफ BC निकाल लेते हैं पहले, स्लोप ऑफ BC। तो स्लोप ऑफ BC क्या होगा, 6 - 5/6 + 1। अच्छा, जिनको नहीं पता है कि स्लोप कैसे निकल रहे हैं, बस y2 - y1/x2 - x1 होता है स्लोप, वो हम लोग अभी बाद में भी सीखेंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट अगर रहा x1 y1 एंड x2 y2, अगर दो पॉइंट रहा तो स्लोप होता है y2 - y1, मतलब BC का स्लोप क्या होगा, स्लोप y2 - y1/x2 - x1, ओके। तो BC का स्लोप हो गया फिर 6 - 5/6 + 1, जो कि होगा 1/7। अब PD क्या है, PD है परपेंडिकुलर टू BC। अच्छा, एक चीज़ मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी हम लोग स्लोप परपेंडिकुलर में फिर स्लोप का क्या रिलेशन है ये सब नहीं सीखे हैं, फिर भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ
जब सरकम सेंटर निकालना ही है तो आप बेस्ट मेथड सीखें। इसलिए मैं बस सेंटर का अलग से एक वीडियो बना दिए, इसीलिए क्योंकि सेंटर बहुत पूछे जाते हैं, इन सेंटर, सरकम सेंटर, इसीलिए अलग से मैंने एक वीडियो बना दिया। आप जब देखेंगे अलग से कभी भी तो आपको बेस्ट मेथड मिले, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। फिर भी मैं समझा दूंगा जो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो अब पी डी परपेंडिकुलर टू बी सी है, इसका क्या मतलब होगा कि अगर पी डी का स्लोप है, ऐसे मैं लिख देता हूँ, स्लोप पी डी मतलब पी डी का स्लोप इनटू स्लोप बी सी मतलब बी सी का स्लोप, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा -1। ये मैं अभी सिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में ही आप लोग सीख जाओगे कि दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होगा -1, ठीक। तो अभी बी सी का स्लोप तो पता है हमें, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप पी डी मतलब पी डी का स्लोप होगा, ये है 1/7, तो ये होगा -1 इंटू 7 हो जाएगा, तो होगा -7। ओके, तो स्लोप ऑफ पी डी हमें मिल गया है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इस फॉर्मूला से भी हम लोग पी डी का स्लोप निकालें तो क्या आएगा, तो आएगा k -11/2, क्योंकि इसको y2 ले लेते हैं। आप किसी को भी y1 किसी को भी y2 ले सकते हैं, जिसको y2 लेंगे उसका कोएफिशिएंट मतलब उसका जो एब्सिसा होगा उसे x2 लेना है, ठीक है। तो k -11/2 डिवाइडेड बाई h -5/2 इक्वल टू -7, ये एक इक्वेशन आ गया। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, इसका क्या मतलब होगा, एलसीएम करेंगे तो 2k -11/2 2h -5/2 इक्वल टू -7। तो अभी उठा लेते हैं, इसका मतलब हुआ 2 तो एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब 2k -11 होगा -7 इंटू 2h -5, ठीक है। तो 2k -11 होगा -14h + 35, इसका मतलब क्या होगा, 2k + 14h इक्वल टू 46, ठीक। तो ऐसे 2 को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तो होगा k + 7h इक्वल टू 23, ऐसा एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब फिर से फिगर की तरफ चलते हैं, तो अब स्लोप पी डी करके एक मिला हमें, ठीक है। अब ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं और फिर पी का स्लोप मिल जाएगा, तो वहाँ से और एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो ए बी का क्या स्लोप होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे ही थोड़ा हम लोग जगह बना के पहले स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे निकाल, तो स्लोप ए बी क्या होगा, स्लोप ए बी होगा y2 - y1 मतलब -1 -5 बाई x2 - x1 मतलब 5 - 1 +1 -6/6 दैट मीन्स -1। तो ए बी का स्लोप है -1। अब हमें क्या पता है कि पी ई है परपेंडिकुलर टू ए बी, पी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, इसका मतलब क्या होगा, स्लोप पी इंटू स्लोप ए बी इक्वल टू -1। अब ए बी का स्लोप निकला ही है -1, तो अच्छा एक बार लिख ही देते हैं, स्लोप पी इंटू -1 इक्वल टू -1 मतलब पी का स्लोप होगा हमारा 1, ठीक है। अब पी का y2 - y1 x2 - x1 करने से क्या मिलेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं स्लोप पी, अच्छा कुछ और कलर यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं स्लोप पी क्या आएगा, तो स्लोप पी आएगा k -2/h -2
ठीक है, और ये इसका वैल्यू ही है हमारा क्या 1 है, तो k माइनस 2/h-2 इक्वल टू 1। देयरफॉर k माइनस 2/h-2 इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब होगा, k माइनस 2 होगा h-2, मतलब h और k इक्वल होगा। अब इस वैल्यू को ऊपर का जो इक्वेशन है उसको नंबर 1 दे देते हैं, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो अगर फ्रॉम 1 अब लिख देते हैं, क्या होगा, k प्लस 7k होगा 23, दैट मीन्स k मिलेगा 23/8। ठीक, तो h भी मिलेगा 23/8 क्योंकि h इक्वल टू k है, तो सर्कमसेंटर मिल गया हमें 23/8, 23/8। सर्कमसेंटर मिला 23/8, 23/8। तो ये मेथड बेस्ट है। ठीक है, सर्कमसेंटर निकालने के लिए कैसे करेंगे और एक बार मैं बोल देता हूँ, क्योंकि P पॉइंट से अगर BC और AB दोनों कॉर्ड होंगे, तो अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो उन साइड के मिड पॉइंट होंगे, फिर पहले मिड पॉइंट निकाल लेंगे और फिर स्लोप का प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है, 2 इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हम लोग सर्कमसेंटर निकाल लेंगे। ठीक, तो अभी नेक्स्ट सेंटर पे चलते हैं, जो कि है हमारा ऑर्थोसेंटर। अच्छा, तो अभी पढ़ेंगे ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर किसे बोलते हैं हम लोग, सपोज एक ट्रायंगल है ABC, तो A से अगर BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ हो और B से AC के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करे एंड C से AB के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये तीनों परपेंडिकुलर AD BE और CF, ये तीनों परपेंडिकुलर जहाँ पे मीट करता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। ठीक है, तो इसको H से डिनोट कर लेते हैं, तो H है हमारा ऑर्थोसेंटर। ठीक, तो ऑर्थोसेंटर भी निकालने का एक तरीका है जो अभी हम लोग सीखेंगे, तो इसको भी एक साम करके सीखेंगे। अच्छा, अभी साम करने से पहले मैं और एक बार बोल देता हूँ कि अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम लोग स्लोप निकाल लेंगे, जैसे पिछले साम में भी निकाला था y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। और अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होता है -1। ये 2 प्रॉपर्टी यूज़ करके ये साम भी करेंगे, जैसे हमने सर्कमसेंटर निकाला ऐसे हम लोग ऑर्थोसेंटर भी निकालेंगे। तो क्वेश्चन आ गया है हमारा, एक ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर निकालना है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है। तो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। तो ये हमारा ट्रायंगल है ABC, जहाँ पे वर्टिसेस जो दिया हुआ है इसको मैंने लिख दिया। अब ऑर्थोसेंटर को H ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या पता है कि H अगर ऑर्थोसेंटर हुआ तो AD जो परपेंडिकुलर है BC से वो H से पास करेगा, ऐसे BE जो परपेंडिकुलर है, अच्छा H को फिर से लिख दूंगा, BE जो परपेंडिकुलर है AC से, और CF जो परपेंडिकुलर होगा AB से। वैसे 2 लेने से ही काम हो जाता है हमारा, 2 ही लेते हैं, एक को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये H है हमारा। तो अभी AD है परपेंडिकुलर BC से और BE है परपेंडिकुलर AC से। ठीक है, अब H का कोऑर्डिनेट सपोज है हमारा H, K। ठीक है, तो अभी करेंगे कैसे, जैसे हम लोग पहले किए थे वैसे ही करेंगे, पर वहाँ पे मिड पॉइंट मिल गया था, यहाँ पे तो मिड पॉइंट है नहीं, तो बस पर यहाँ पे मिड पॉइंट चाहिए भी नहीं, बस स्लोप से ही निकाल लेंगे, जैसे हमें AH का स्लोप वैसे भी पता है। ठीक है, तो पहले एक काम कर लेते हैं, स्लोप सबका निकाल लेते हैं। तो स्लोप
ए एच, मतलब ए एच का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 के माइनस 7 बाई x2 माइनस x1 मतलब h प्लस 1। ठीक, ऐसे हमारा बी एच का स्लोप भी मिल जाएगा। स्लोप बी एच क्या होगा, k माइनस 1 बाई h प्लस 7। ठीक, अब स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेते हैं। तो स्लोप बी सी क्या होगा, स्लोप बी सी -5 -1 बाई 5 प्लस 7। इसको x2 y2 ले लिए और इसको x1 y1 ले लिए। ठीक है, तो y2 माइनस y1 -5 -1 बाई 5 माइनस ऑफ -7 मतलब 5 प्लस 7 जो कि होगा -6 बाई 12 मतलब -हाफ। ठीक है, ये है स्लोप बी सी। अब स्लोप ए सी निकाल लेते हैं। स्लोप ए सी क्या होगा, स्लोप ए सी होगा -5 -7 डिवाइडेड बाई 5 माइनस ऑफ -1 मतलब +1 तो -12 बाई 6 मतलब -2। ठीक है, तो स्लोप बी सी स्लोप ए सी ये भी मिलेगा। अब मतलब अब देखना है। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है, तो अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हुआ तो जैसे मैंने बताया कि स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होगा -1। अब ए एच जो है वही तो ए डी लाइन है, मतलब ए एच का जो स्लोप होगा ए डी का स्लोप वही होगा। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ कि स्लोप ए एच इंटू स्लोप बी सी। अच्छा, एच को यहाँ पे लिख लेते हैं, एच मतलब स्लोप ऑफ एच इक्वल टू -1। ठीक, अब स्लोप एच क्या है, k -7 बाई एच प्लस 1 इक्वल टू सॉरी इंटू स्लोप बी सी है -हाफ इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं k -7 इक्वल टू 2h प्लस 2। तो k निकाल लेते हैं, k क्या होगा 2h प्लस 9। ठीक है, ये एक इक्वेशन हमें मिला है। अब और एक मिलेगा कैसे, स्लोप ऑफ बी एच इंटू स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू -1 करके। तो स्लोप बी एच इंटू स्लोप ए सी इक्वल टू -1। अब पुट कर देंगे वैल्यू, क्या है वैल्यू, k -1 बाई एच प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू -1। तो ये कट जाएगा, मतलब 2k -2 होगा h प्लस 7। ठीक है, और k का वैल्यू पता है हमें 2h प्लस 9 है, मतलब 2 इंटू 2h प्लस 9 -2 इक्वल टू h प्लस 7। तो क्या होगा 4h प्लस 18 -2 -7 मतलब -9 इक्वल टू h। तो इसका मतलब होगा 3h इक्वल टू -9, फिर h मिल जाएगा -3। और k क्या मिलेगा, k मिलेगा 2 इंटू -3 प्लस 9 मतलब 3। तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा, h, k मतलब -3, 3। तो ऐसे हम लोग ऑर्थो सेंटर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, वही दोनों लाइन का स्लोप, दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होगा -1। ठीक है, तो आई होप ऑर्थो सेंटर तक सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट सेंटर में चलेंगे। तो नेक्स्ट सेंटर हमारा क्या रहेगा, बस इन सेंटर। तो अभी हम लोग इन सेंटर पढ़ेंगे।
तो इनसेंटर किसे बोलते हैं? अच्छा, पहले तो ये समझ लेते हैं कि इनसेंटर मिलता कैसे है। तो कोई भी एक ट्रायंगल ABC अगर रहा तो सबके एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग इनसेंटर। ठीक है, मतलब तीनों एंगल का बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेगा वो होगा इनसेंटर। तो इसको अगर I से डिनोट करें, अब ये इनसेंटर क्यों है? क्योंकि यहाँ से हम लोग एक इनर सर्कल ड्रॉ करते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक। तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर है ये I। ठीक है, अब इनसेंटर निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, तो इसको प्रूव अभी मैं नहीं करूँगा, अभी तो रिजल्ट से ही काम चलाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, ट्रायंगल में ये चीज़ हमें सीख लेना है क्योंकि ये बाद में भी काम आएगा। कहीं पे अगर लिखा हुआ है बस A, इसका मतलब है कि एंगल A के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे साइन A कॉस A रहेगा तो इसका मतलब है ये एंगल A के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और एक अगर रहा स्मॉल a क्या होता है? मतलब कैपिटल A एंगल का जो ऑपोजिट साइड है वो है स्मॉल a। सिमिलरली कैपिटल B भी होगा एक एंगल और उसका जो ऑपोजिट साइड होगा उसको लिखेंगे स्मॉल b। ऐसे कैपिटल C भी एक एंगल है जिसका ऑपोजिट साइड होगा स्मॉल c। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग इनसेंटर का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो पहले एक काम कर लेते हैं, वर्टेक्स नोन है ऐसे हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि वर्टेक्स के फॉर्म में ही आएगा। ओके, तो तीनों वर्टेक्स अगर ऐसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 हुआ तो कोऑर्डिनेट ऑफ इनसेंटर अभी हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ इनसेंटर होगा क्या होगा? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। मतलब जिसका A के ऑपोजिट में जो एंगल है उसका जो मतलब वो उस वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो लेते हैं। इस हिसाब से B का भी, इस हिसाब से C का भी, बाई A प्लस B प्लस C, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई A प्लस B प्लस C। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनसेंटर निकालने के लिए हमें तीनों साइड चाहिए और तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, अभी एक सम कर लेते हैं इस फार्मूला को बेस करके। अच्छा, तो अभी क्वेश्चन है कि फाइंड द इनसेंटर ऑफ द ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस 0 0 2 0 0 2। अच्छा, ये देख के तो पता चल ही रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कोई बात नहीं, फार्मूला जो मिल गया है ये तो कोई भी ट्राइंगल के लिए होगा, है ना। तो ये दिया हुआ है, ये है हमारा ओरिजिन 0 0 2 0, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं। ये है हमारा 0,2। अच्छा, इसको ओरिजिन को C ले लेते हैं, तब वो फार्मूला डायरेक्ट पुट कर पाएंगे। अच्छा, तो अभी हमें पता है कि A का अपोजिट जो साइड होगा वो है स्मॉल a। तो स्मॉल a क्या होगा देख के ही पता चल रहा है, ये 2 होगा। स्मॉल b क्या होगा, ये भी 2 होगा। पर जो स्मॉल c होगा वो क्या होगा, √2² प्लस 2² मतलब 8, मतलब 2√2। ठीक है, अब फार्मूला कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ इनसेंटर, तो क्या होगा ax1, अच्छा एक बार लिख देता हूँ फार्मूला, प्लस bx2 प्लस cx3 बाई A प्लस B प्लस C, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई A प्लस B प्लस C। ओके, तो A तो पता है, A है 2 और 2 के साथ जो x1 होगा मतलब वो भी 2 है, इनटू B क्या है, B है 2 और 2 के साथ x2 तो 0 है,
फिर सी भी है 2√2, उसके साथ x3 भी 0 है। ओके, और बाई क्या होगा, बाई होगा 2 + 2 + 2√2। उसके साथ अब देखते हैं a y1, तो y1 तो 0 है, तो 2 × 0। by2 मतलब 2 × 2 प्लस cy3, तो c है 2√2 पर y3 है 0, बाई a + b + c मतलब 2 + 2 + 2√2। ठीक, तो ये क्या होगा, ये हुआ 4/4 + 2√2, 4/, सेम आया। अच्छा, 4 + 2√2 मतलब अगर 2 एलिमिनेट भी कर दें तो 2/2 + √2, 2/2 + √2। अब इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। 2 - √2 से मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, 2 × 2 - √2 बाई नीचे आएगा स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये भी तो सेम ही होगा। तो ये यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा, तो नीचे 2 कट जा रहा है, मतलब 2 - √2, 2 - √2, ये सेम आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इनसेंटर हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, तो चारों सेंटर कैसे निकालेंगे वो सीख लिए, और 1-2 प्रॉपर्टी भी सीख लिए। अच्छा, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड का और 2 प्रॉपर्टी है, वो अभी मैं यहाँ इसके बाद लिख दे रहा हूँ। अच्छा, तो फिर से बस 2 प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेंगे। एक तो आप लोग आराम से समझ लोगे, अगर ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा। तो इसका ऑर्थो सेंटर अब देख सकते हो, समझ लो ABC है। ठीक है, तो A से अगर BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करे तो ये B होगा, और C से अगर AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करे ये भी B होगा। ठीक है, तो और B से इसके ऊपर जो भी परपेंडिकुलर अगर ये हो भी गया, पर तीनों मीट कहाँ पे करेगा, B पे ही करेगा ना। तो इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल ABC में B ही होता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अगर B पे राइट एंगल फॉर्म कर रहा है तब, अगर BAC हुआ जहाँ पे A पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो A होगा ऑर्थो सेंटर, मतलब जहाँ पे जो एंगल 90 होगा उसका वर्टेक्स होगा ऑर्थो सेंटर। ओके, तो ये हुआ एक प्रॉपर्टी। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है वो मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा, तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, इन ए ट्रायंगल अदर देन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड एंड सर्कमसेंटर lie on a straight line and OG is to GC is 2:1। मतलब कोई भी एक ट्रायंगल जो इक्विलेटरल ना हो, क्यों इक्विलेटरल ना हो, क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों ही सेम होते हैं। ठीक है, तो उसको अलग से मैं एक बार लिख भी दूंगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी करके कि इक्विलेटरल में सब सेम है। ठीक है, तो ये क्या है कि ऐसे कोई भी एक ट्रायंगल रहा तो पहले आएगा ऑर्थो सेंटर, फिर आएगा वो लिख देते हैं, फिर आएगा सेंट्रॉयड G, और फिर आएगा सर्कमसेंटर C, और ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करेगा, मतलब कोलिनियर होंगे। ठीक है, और OG is to GC होगा 2:1। ठीक, तो थर्ड प्रॉपर्टी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द सेंटर्स आर सेम। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने चारों सेंटर के बारे में डिटेल में पढ़े, और एक सेंटर होते हैं एक्सो सेंटर जो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो ये जो चारों सेंटर हमने किए, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बाकी सब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि JEE एग्ज़ाम के लिए इनफ है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। ये पूरा नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा PDF फॉर्म में।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।